कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया था टॉपिक, बट आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? y का x के साथ n बार डेरिवेटिव, फिर p1, y का x के साथ n-1 बार डेरिवेटिव, फिर p2, y का n-2 बार x के साथ डेरिवेटिव। तो इस तरह से लिखा हुआ है कर करके, और आगे एक q लिखा हुआ है। तो यहाँ पे p1 और p2 क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। p1 और p2 होंगे कांस्टेंट, और q कोई कांस्टेंट या x का फंक्शन होगा। क्या होगा? q कोई कांस्टेंट या x का फंक्शन होगा। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है? dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। तो हमने जब वो पढ़ी थी फर्स्ट डिग्री वाले चैप्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब इसकी डिग्री 1 थी और ऑर्डर भी 1 था, और जो p था ना वो x में फंक्शन था। ठीक है, x में फंक्शन था, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था उस वक्त p, क्योंकि वो x में फंक्शन हो सकता था या कांस्टेंट भी हो सकता था। बट इस बार p क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और q क्या होगा? x में फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि x में फंक्शन हो। अगर dx अपॉन dy होता तो वो y में फंक्शन होता q। समझ रहे हो? अगर ये dx अपॉन dy ऐसे लिखा होता, उल्टा लिखा होता, तब q y में फंक्शन होता। आपको पता है ना ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन का पार्ट है, कंडीशन है। ठीक है, कि जो डेरिवेटिव होता है उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए फिर वापस अगले डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो ये पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप पहले के चैप्टर में ध्यान से देखना। तो ये आपको समझ आ गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहाँ पे p क्या होगा? सिर्फ कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा, अगली बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगला टॉपिक है हमारा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कुछ नहीं है, एक साइन है जो यूज करा जाता है, किसके लिए? हमारे चैप्टर को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो जो डी एन अपॉन डी एक्स एन है, इसको मैं डी एन लिख सकता हूँ इस तरह से। डी n-1 अपॉन डी एक्स n-1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी n-1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई। तो देखो, सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है डी एन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एन, तो इसका कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको साथ में लेते हुए, मतलब ये डी एन अपॉन डी एक्स एन, तो इसकी जगह मैं डी लिख सकता हूँ, कैपिटल डी, और ये साथ में वाई, ये वाई लिख सकता हूँ। तो इस डी को मैं बोलूँगा ऑपरेटर, और ये एन है तो डी एन लिखूँगा इसे। ठीक है, डी एन लिखूँगा इस तरह से। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में, कुछ और बात करते हैं। तो ऑपरेटर की कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। तो लॉ ऑफ इंडिसेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेंस का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से ऑपरेटर लिखा हुआ है m प्लस n, तो वो जुड़ के डी एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। कम्युलेटिव मतलब डी एम प्लस डी एन लिखा हुआ है, तो आपको डी एन आगे लिख सकते हो, डी एम पीछे लिख सकते हो, मतलब 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिवली। ठीक है, कम्यूटेटिवली और ये है डी एम वी प्लस यू, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप डी एम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ये यू के साथ और वी के साथ, या दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेटर की बात होगी। अगले अब हम बात करते हैं सी एफ एंड पी आई। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बहुत काम की चीज़ है, और जो हमारा पहला है ना वो उसमें यही पढ़ने वाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ने वाला। तो मैंने पहले बोल रहा था, जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें q था और p1 p2 pn थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर q 0 हो गया, ठीक है, अगर q की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगी होमोजीनियस। कैसी इक्वेशन हो जाएगी? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और q की वैल्यू अगर कांस्टेंट या 0 न होकर कुछ भी हुई x के फंक्शन में, या ठीक है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आप देख लें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर
पढ़ने वाला है। तो यही मैंने बताया कि अगर क्यू की वैल्यू उस जनरल फॉर्म में 0 हो जाएगी तो वो हो जाएगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को करने के लिए हम CF निकालते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। अब तक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का सीखा था, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का सीखा था। ठीक है, अब हम ये सीख रहे हैं कि ऑर्डर अगर ज़्यादा हो गए तो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये CF निकालेंगे अगर सिर्फ ये होगी, और PI नहीं निकालेंगे उसके लिए। ठीक है, सिर्फ CF निकालेंगे, PI नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर Q 0 के इक्वल नहीं हुआ, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, तो वो इक्वेशन हो जाएगी नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और C और PI दोनों निकालेंगे ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम थोड़े से मेथड देखो। CF आपको इसको बोलते हैं, CF को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम, ये क्या एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो हम समझते हैं किस तरह से करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग CF। आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ फाइंडिंग CF। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसका CF निकालना है। तो देखो ये क्या होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो सबसे पहले ये होमोजीनियस है, क्योंकि Q बराबर 0 आ गया। जो हमारी फॉर्म थी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है कि नहीं है। देखो यहाँ पे dN/dy/dx प्लस P1 dN-1/y/dxn-1। ठीक है, इक्वल टू Q ऐसा मान लेते हैं, फिर डॉट 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 ऐसा मान लेना। तो इस तरह की फॉर्म है जहाँ पे n 3 हो गया, यहाँ पे n-1 2 हो जाएगा। ठीक है, P जो हमारे कांस्टेंट है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, और Q 0 हो गया तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, CF। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब Q 0 होता है तो हम सिर्फ CF निकालते हैं। तो हम क्या सीखेंगे कि CF कैसे निकालते हैं, वो मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है वो समझते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी कोई इक्वेशन दे रखा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो क्या करो, आप इस इक्वेशन को ऑपरेटर में चेंज करो। तो ऑपरेटर में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी D3y। मैंने पहले कहा था इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D लिख सकते हैं। ऑपरेटर D3y माइनस 3D² y प्लस 4y इक्वल टू 0। ऑपरेटर में चेंज हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे y कॉमन ले सकता हूँ। हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि y कॉमन आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू 0, ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने का मतलब कोई नहीं है, सीधा D की जगह m लिख दो। क्या लिख दो, D की जगह m लिख दो। ठीक है, तो ये D था, उसकी जगह मैं लिख दूंगा m³ माइनस 3m² प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये m लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया CF निकालने का। दूसरा स्टेप क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड इक्वल टू 0 कर लो। तो जो हमारी ये ऑक्सिलरी की इक्वेशन बनी, इसको 0 के इक्वल करके फाइंड रूट निकालो। ठीक है, तो ये हमारी क्या इक्वेशन थी, m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल करके हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ठीक है, रूट निकालना है तो अब अभी रूट निकालना सीखते हैं। तो रूट निकालते हैं इसके। तो रूट निकालने के लिए देखो कौन सी m बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m एक -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्यूब की इक्वेशन को। तो एक इसका रूट m बराबर -1 होगा। और दूसरा आप इक्वेशन बना सकते हैं m+1, इसको 3m² प्लस 4। तो इसको क्या, अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, m² से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये m³ हो जाएगा, और m³ होगा तो ये m³ आ जाएगा। मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए कि हमें m³ बनाना है। तो m³ बनाने के लिए मैं यहाँ पे m² लिखूंगा ताकि वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, फिर एक m² इससे m से हुआ तो m³ आ गया, और फिर ये 3 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m² यहाँ पे। तो अब हमें क्या है, घटा देते हैं, इसको हटाना है, इसको हटा दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस करा तो ये आ जाएगा प्लस का m² आएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस, तो ये आएगा -4m² प्लस 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 4m से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ
ताकि ये 4m² बन जाए और फिर मैं इसको हटा सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 4m² प्लस 4m, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन चेंज करेंगे, इसको हटाना है तो ये, और 4 प्लस 4m, और आगे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मेरे पास 4m प्लस 4 आ जाएगा और ये पूरा कट हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m² प्लस 4m प्लस 4, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई m+1 और इसका मल्टीप्लाई मिलके मेरे को ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी वापस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया m+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m+2 इक्वल टू 0, तो m बराबर -2 और m बराबर -2 और m बराबर -1। तो क्यूब की इक्वेशन थी और मेरे पास 3 रूट आ गए, -1 -2 और -2, ओके। तो 3 रूट आ गए और 2 इक्वल है, ठीक है। तो ये ऐसे रूट निकालेंगे। पहला काम CF निकालने के लिए ऑपरेटर में चेंज कर दो, ऑपरेटर में चेंज करने के बाद उसको d को m में चेंज कर लो इस तरह से, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दो, ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद आप रूट निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के, ओके। फिर आता है अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अभी ये समझ आए तो बढ़िया, नहीं आए तो और 5-1 क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट में हम क्या चेक करेंगे कि रूट किस किस तरह से। अभी हमने देखो रूट निकाले तो हमने क्या देखा कि 2 इक्वल रूट आ गए, रियल आए कि नहीं आए। तो देखो ये केस है, ये केस है और इनके CF के फॉर्मूले, ठीक है। ये फॉर्मूले कैसा है वो आप नेट पे देख सकते हो, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर से पढ़ते हैं। तो पहला केस नंबर 1, पहला केस क्या कहता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट हमने निकाले अगर वो रियल और डिफरेंट है, ठीक है। m में इक्वेशन थी तो रूट में मान लो m1 m2 m3 रूट आए मेरे। अगर वो रियल और डिफरेंट है तो उसका CF मतलब उसका y मतलब जो सॉल्यूशन हो गया CF, वो हम कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे C1 e m1x प्लस C2 e m2x, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे C1 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, M1 क्या है, जो रूट आएगा, बस इसको इसमें पुट आउट करना है अगर रियल और डिफरेंट आए तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा, रियल और डिफरेंट आएंगे तो ये करेंगे। तो हमने देखा m बराबर -1, m बराबर 2 पिछले वाले क्वेश्चन में और m बराबर 2, ये हमारे पास आए थे रूट, m बराबर 2, m बराबर 2 और m बराबर -1, ठीक है। तो m बराबर -1 क्या है, रियल है, ये सब रियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे m1 की जगह ये पुट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा। अभी आगे और केस देखते हैं, जब रिपीटिव वाला भी केस देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर से अच्छे से समझ आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रूट का नेचर रियल और रिपीटेड आ जाए, ठीक है, जैसे m1 और m2 बराबर आ जाए, ठीक है। अगर m1 और m2 दो रूट बराबर आ गए तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, CF बराबर C1 प्लस C2x। यहाँ पे C1 C2 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। फिर E m1, यहाँ पे m1 भी लिख सकते हो m2 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों है तो इक्वली। फिर आगे प्लस C E m3x, ठीक है, जो रिपीटेड रूट नहीं है। अगर 3 की इक्वेशन है, मान लो क्वाड्रेटिक 3 की इक्वेशन है, ठीक है, और 3 की इक्वेशन है तो फिर क्या करोगे कि 2 तो सेम आ गए, तो 2 सेम आने के लिए तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे वाले रूट को यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ से एंड कर लोगे, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ोगे, समझ गए। अगर 4 की है तो आगे और 4 वाले का लिखोगे C4 E m4x, ओके। चलो अगर मान लो तीन रूट बराबर आ गए तो ये वाला फॉर्मूला C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ठीक है, E m1x, ओके। यहाँ पे x और x स्क्वायर का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको C4 E m4x, ठीक है। तो पता चल रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ओके। तो 3 रूट है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो केस होता है ना वो dy/dx में होता है, जो इक्वेशन होती है y और x में, इसलिए y यहाँ सॉल्यूशन लिखी जाती है और x इसमें आता है। अगर di/dt दे दे तो i यहाँ होगा और t यहाँ होगा, x की जगह नीचे वाला यहाँ होगा और ऊपर वाला यहाँ होगा। यह बात सिंपल सी समझ आनी चाहिए, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगला हम करते हैं कि व्हेन द रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगर रूट इस फॉर्म में आ गए तो मान लो m1 हमारा जो आएगा क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और m2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये किस फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा आते ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। तो अगर इसमें रूट आ गए मेरे m1 और m2 के, ठीक है, m1 और m2 क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए रूट है।
तो मैं क्या करूँगा, y बराबर C1e, तो पहला तो मेरा ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा m1 रूट आया वो यहाँ, m2 रूट आया यहाँ पे x होगा, मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे x होगा, ओके। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जो कन्वीनियंट फॉर्म रहती है ना हमारा लिखने की, ये दोनों एक ही है, ठीक है। आपको ये पोलर फॉर्म में, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपको कन्वीनियंट फॉर्म में लिखना है, मतलब जो आंसर आपको ज़्यादातर मिलेंगे तो वो इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो जो CF लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे रूट आ गए तो y बराबर E अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ओके, ठीक है। अब देखो ये वाला होगा, तो यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, अल्फा क्या होगा, ये वाला, और बीटा क्या होगा, ये। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा, यहाँ पे बीटा लिखा जाएगा, ओके। ये हो गया किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमने किस किस के लिए देखा, देखो ऊपर देखा रियल और डिफरेंट, रियल और रिपीटेड, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के लिए ये चीज़ देखी। ये भी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर आने की, ये एक फॉर्म है। तो आप तीनों फॉर्म ध्यान रखना, आंसर किसी में भी दे सकते हो आप, सही होगा, बट कई बार बुक के पीछे अलग आंसर दे रखा होता है, तो शायद वो फॉर्म अलग होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब यह कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट आए वो कॉम्प्लेक्स है और इक्वल आ गए, ठीक है। तो इक्वल आ गए ना, तो तब क्या करना है, तब ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी है, ये कन्वीनियंट रहेगी, सबसे ज़्यादा यही लिखना है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसके CF को, या ऐसे भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, C1 C2 x, बीटा की जगह बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, x की जगह x, तो ये ध्यान रखना। कॉस कहाँ है, साइन कहाँ है, तो ये फॉर्मूला एक तरह से, ठीक है। अच्छा, केस 5 में अगर सर्ड फॉर्म आ जाए, सर्ड फॉर्म क्या होती है कि a प्लस माइनस रूट बी, अगर सर्ड फॉर्म आ जाए, रूट है ना, रियल तो आ जाए लेकिन सर्ड फॉर्म में, जैसे √3 क्या है, रियल है लेकिन ये सर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है, कॉम्प्लेक्स में आयोटा होता तो होता, बट ये सर्ड फॉर्म में। तो सर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसका CF कैसे लिखेंगे, अगर इस तरह से आता है तो C1e a, ये a और b, यहाँ पे b, ये, और ये साइन हाइपरबोलिक है, ये ध्यान रखना है। ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये ध्यान रहेगा। तो ये हमारा CF निकालने की मेथड होती है। तो पहली मेथड क्या करेंगे, अभी सीख लेंगे सब कुछ, तो ये आपको पता चल गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं 5 क्वेश्चन। तो इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1। कौन सी एक्सरसाइज चैप्टर 3 है हमारा बुक का, और उसमें है एक्सरसाइज 1। तो बुक का एग्जांपल लेते हैं पहले से 1-2, और फिर कुछ क्वेश्चन है। बाकी एक्सरसाइज 3 का A पार्ट, ये उस पर पूरी बेस्ड है और बहुत ईजी है। तो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था। तो हमने पहले क्या करा, मैं इसको ऑपरेटर में चेंज कर लूँगा। मैंने ऑपरेटर में चेंज करा तो यहाँ पे क्या हुआ, dn को मैं इस तरफ से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे d³ y, यहाँ पे मैंने लिख दिया, 3 है, n की जगह 3 है तो d³ y, 3 है तो 3 माइनस d² y प्लस 4y इक्वल टू 0, ओके। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, y को कॉमन ले लिया तो मेरा ये बन गया, ठीक है। अब मेरा पहला स्टेप आता है, यहाँ से ऑपरेटर में चेंज कर लिया। अब मेरा पहला स्टेप आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या आती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं कि d को m से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो d की जगह मैं क्या लिखूंगा, m³ माइनस 3m प्लस 4, ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन, इसकी जगह मैंने रख दिया m, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, रूट्स निकालना। तो मैंने रूट्स निकाले, m की जगह क्या रखा, -1 रखा, -1 रखा तो मेरी क्या, ये देखो सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन। तो ये m बराबर -1 एक मेरा रूट हो गया, ठीक है। जब मैं उसको इस तरफ भेजूंगा तो m+1 इक्वल टू 0, तो ये मेरा एक इक्वेशन होगी, मतलब इसकी, ठीक है, ये रूट हो गया। और दूसरी मतलब 3 क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक में 3 रूट आएंगे, तो एक तो मैंने निकाल लिया और 2 और रूट आएंगे। तो 2 और रूट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली मेथड लगाऊंगा, डिवाइड करके मैं इसकी जो ये क्यूबिक इक्वेशन जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलके बनी हो ना, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगी, m² माइनस 4m प्लस 4, ये हमने पीछे निकाला था, ठीक है, इस तरह से भाग विधि से, तो ये आ गई। तो अब मेरी जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो किस किस से मिलके बनी हुई, एक लीनियर इक्वेशन से और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो मैं एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा। तो m+1 इक्वल टू 0, तो
बराबर क्या आ गया -1, तो मैंने इसको नाम दे दिया m1 रूट आ गया मेरा। और इसका क्या बनेगा m-2 स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा, तो ये m-2 तो m2 भी मेरा आएगा 2, इसको 0 के इक्वल करूंगा तो 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल करूंगा 2 आएगा, तो m2 इक्वल टू 2, m3 इक्वल टू 2। ओके, तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब तीसरा जो है वो मेरा मेथड है, क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर पहचानो। तो m1 मेरा क्या आ गया, रियल, और m2 m3 भी क्या है मेरा, रियल और रिपीटेड है। ठीक है, तो रियल वाले के लिए मेरे को पता है CF कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये वाला मैंने पीछे फॉर्मूला केस बताया था, ये CF लिखने का तरीका होता है। और रिपीटेड CF, रियल और रिपीटेड के लिए इस तरह से लिखा जाता है CF। ठीक है, तो अब इसमें दोनों आ गए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा। तो इसमें पहले तो दो ये रिपीटेड के लिए, फिर ये नॉन रिपीटेड के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, m1 है, m1 मेरा क्या हो जाएगा -1, तो ये मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसे भी सीख सकते हो कि जो मेरा रियल वाला था मैंने उसको ऐसे लिख दिया, रियल वाली इक्वेशन में रख के y1 निकाला पूरा, c1 m1 की जगह -1x, और y2 की जगह क्योंकि रिपीटेड है m1 जो है, सॉरी m2 है, यहाँ पे m2 लिख दो आप। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले में m2 लिख दो, कोई नहीं। ठीक है, तो m2 कन्फ्यूजन नहीं होगी इसलिए लिखा है, बाकी ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। ठीक है, फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना। m2 इक्वल टू m3। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 c1 प्लस c2x। अब दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, ये आई मेरी फाइनल इक्वेशन। अब देखो, ये तो समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, अलग अलग नहीं लिखना है आपको, ये रिपीटेड प्लस नॉन रिपीटेड के लिए ये इक्वेशन यूज कर लेनी है। ठीक है, इससे दोनों काम बन जाएंगे। ओके, तो आई होप समझ आया होगा। अगले और एग्जाम्पल करते हैं हम। तो ये वाला D4A16y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑपरेटर में ही दिया हुआ है, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को किससे, D से M में कन्वर्ट करेंगे, तो m4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, इसको 0 के इक्वल रखा। अब रूट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्या है कि 4 है इसकी पावर, तो 4 रूट आएंगे, m1 m2 m3 m4। ठीक है, तो इसके रूट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, m स्क्वायर को a मान लिया मैंने। ठीक है, ये एक तरीका होता है 4 डिग्री की पावर को रूट निकालने का, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, m स्क्वायर की जगह मैंने ये रखा, तो m4 की जगह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 8a प्लस 16। देख लो ध्यान से। ठीक है, अब क्या, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, होल स्क्वायर बन गया a+4 का। ठीक है, स्क्वायर, और a+4 को मैं क्या लिखूंगा, ये और वापस एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया, m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 4। अब देखो m स्क्वायर प्लस 4 को एक बार इसको 0 रखूंगा, एक बार इसको 0 रखूंगा, बट आएगा तो दोनों से सेम ही, तो मेरे को अलग अलग 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो m की जगह क्या, मैं -4 को उस तरफ भेजा, उस तरफ भेज के क्या आएगा, m की जगह क्या आएगा, 2 आयोटा, ऐसे बनेगा ना, -4 का अंडर प्लस माइनस, तो माइनस का तो आयोटा हो गया, -1 इंटू 4 का हो गया 2, तो 2 तो बाहर आ गया, और -1 का अंडर -1 का आयोटा, तो m की जगह ये आ गया। ठीक है, अब m1 हमारा क्या आ गया, +2 आयोटा, m2 क्या आ गया, -2 आयोटा। ये निकाला हमने इससे, और इससे भी सेम टू सेम ही निकलेगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो जो m3 आएगा वो आएगा मेरा एक बार प्लस में, और m4 आएगा एक बार माइनस में। तो ये कैसे रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स। अब नेचर देखते हैं, कॉम्प्लेक्स और रिपीटिव। ये देखो कॉम्प्लेक्स में भी है और रिपीटिव में भी। तो मैंने बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स और रिपीटिव में हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पीछे केस में बताया था मैंने। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा निकालो, तो इसको अल्फा और बीटा से पहले फॉर्मूले में रखने के लिए मेरे को अल्फा और बीटा चाहिए। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 + 2 आयोटा प्लस वाले में, तो बीटा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन नहीं लेना है आपको साथ में, अगर अल्फा के साथ साइन होता वो समझा दूंगा एक मिनट, लेकिन अल्फा के साथ साइन होता तो वो लेते, बट बीटा वाला साइन नहीं लेना आपको। ठीक है, बीटा यही लेना है क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। तो बीटा क्या हो गया हमारा 2, और अल्फा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की जगह 0। ठीक है, और बीटा की जगह आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया, c1 + c2x cos 2x, c2 + c3x sin 2x। ओके, ये आ गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। ये क्या, ऑपरेटर में दी हुई इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करूँगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज करके क्या करते हैं, m³
+1 हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखूंगा, रूट फाइंड आउट करूंगा तो m³ + 1 = 0। तो अब देखो ऐसे नहीं करना है कि उस तरफ भेजा और फिर क्यूब ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि इसके 3 रूट आएंगे, तो तीनों रूट निकालने पड़ेंगे। तो तीनों रूट कैसे निकालते हैं, तो देखो ये इक्वेशन -1 से सेटिस्फाई होगी, तो इसका एक रूट तो हो जाएगा m-1 और एक इसकी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी m+1, जो जिससे ये मिलके बनी हुई है। तो इससे फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक रूट आया ना, इसको डिवाइड करूँगा उस रूट से, ठीक है। उस रूट से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वो दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी जिससे ये मिलके बनी हुई है। तो ये देखो m³ + 1 है, ठीक है। अब ये m+1 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m³ बनाना मेरे को, तो m³ बनाने के लिए मेरे को m² चाहिए, तो मैंने यहाँ पे m² लिख लिया। अब मैं m² को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये m³ बन जाएगा, m³ बन जाएगा, और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा m³। फिर मैं और 1 लिखा हुआ है तो 1 से m² गुणा होगा तो m² आएगा। तो फिर मैं घटाऊंगा तो ये हटाना है मेरे को, तो माइनस करके ये हट गया। फिर क्या बचा, -m² + 1, ठीक है, -m² + 1। फिर क्या करूँगा, फिर मेरे को इसको हटाना है -m² को, तो मैं क्या करूँगा, -m से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ठीक है। -m लिखूँगा तो यहाँ आ जाएगा -m², और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -m, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस में आ गया, और इसको घटाना है तो प्लस करूँगा और ये भी प्लस हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, 1 + m और 1 + m, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा पूरे को 1 से, प्लस से 1 से करूँगा ताकि ये पूरा हट जाए, तो ये हट गया, ये देखो। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। तो जो मेरी m³ + 1 है ये दो जनों से मिलके बनी है m+1 और m² - m+1 = 0 से, ठीक है। तो एक m1 जो आया वो आया मेरा -1, और दूसरा जो m आएगा वो इसको मैं किससे निकालूंगा, देखो ये अब कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, ये एक ऐसी इक्वेशन बन रही है। और ऐसी इक्वेशन को किससे निकालते हैं, श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य मैं लगाऊंगा तो m = +1 + 1 - √1 - 4, ठीक है। श्रीधराचार्य मैंने लगाया यहाँ पे b ± b² - 4ac, यहाँ पे b क्या हो जाएगा 1, माइनस का 1, और a क्या हो जाएगा 1, और c क्या हो जाएगा 1। रख लो फॉर्मूले में और कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई m 1/2 ± -√3/2, तो ये देखो ये आ गया +- ओके। तो m2 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा m2, ये मेरे 3 रूट आ गए, m1 1, m2 आ जाएगा 1/2 + √3/2 आयोटा, m3 आ जाएगा 1/2 - √3/2 आयोटा, ओके। ये 3 रूट आ गए। अब देखो रियल, ये मेरा रियल है और ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट है। देखो डिफरेंट है कि नहीं, ये प्लस का है ये माइनस का, डिफरेंट है। तो जो CF का फॉर्मूला होता है वो रियल के लिए ये फॉर्मूला होता है, डिफरेंट के लिए ये होता है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आपको एक ही फॉर्मूले में दोनों को ऐड करके लिखना है, ठीक है, अलग अलग मत लिख लेना। तो अब इसका क्या होता है, अल्फा बीटा, ये तो अल्फा और बीटा पहचानो, तो इसका अल्फा क्या होगा 1/2 और बीटा क्या होगा √3/2, माइनस नहीं लेना है, √3/2। तो यहाँ आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पुटअप कर दूंगा, अल्फा की जगह इसको यहाँ पुटअप कर लूँगा, और जो 1 वाला है उसका क्या आ जाएगा C1e1x, ठीक है। फिर एक ही इक्वेशन में लिख दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के C1ex + 1/2x C1 cos √3/2x + C2 sin √3/2x। बीटा की जगह बीटा रख दिया, अल्फा की जगह अल्फा रख दिया, बाकी सेम टू सेम रखना है, ओके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। तो ये क्या कह रहा है, ये बुक का बहुत अच्छा एग्जांपल है और इससे एक ही चीज़ समझनी है और अच्छे से, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो हम वो वाली बात भी समझते हैं। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं dx, ये वाला। तो देखो इक्वेशन इसमें दे रखी है, हमें क्या पूछा है, इसकी सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सॉल्यूशन ही तो निकाल रहे हैं हम। तो पहले मैं ऑपरेटर में चेंज कर लूँगा इसको, तो ये हो जाएगा d² x + μx, x को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। फिर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज करूँगा तो m + μ, ठीक है। फिर उसके रूट फाइंड आउट करूँगा, तो m की जगह क्या है m² - μ, तो मेरा क्या ये रूट आ गया, ये रूट है। ये रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट। यहाँ पे मैं अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा √μ हो जाएगा। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट रूट के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट के लिए। ये फॉर्मूले मैंने पीछे केस में बताए, 4 केस के ही फॉर्मूले, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि हर बार नया फॉर्मूला है, नया नहीं आ रहा, वो 4 केस के वो ही फॉर्मूले। बस मैं इसलिए यहाँ पे वापस लिखे हैं कि ताकि वापस ना देखना पड़े, पेज ना पलटना पड़े, इसलिए, ठीक है। तो ये आ गया। अब
अब मैं बीटा की जगह क्या रखूँगा, रूट म्यू, बीटा रूट म्यू, और अल्फा की जगह जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, C1 cos यू। ये मेरा एक रिएक्शन आ गई। ठीक है, सॉरी ये क्या आ गई, मेरी एक सॉल्यूशन आ गई। बट यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। गलती क्या करी, यहाँ पे y नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो किस में दे रखी थी, वो इक्वेशन दे रखी थी x और t में। ठीक है, हम हमेशा करता है y और x में, इसलिए x क्या होता था, हमेशा इस साइड होता था और y इस साइड होता था। बट इस टाइम यहाँ पे y की जगह x होगा और x की जगह t होगा। तो ये ध्यान रखना, आप लिख लेना। ठीक है, x की जगह क्या होगा, t। यहाँ पे जितने भी x लिखा है उसकी जगह t, ये गलती करी है मैंने, और y की जगह x। ठीक है, और C1 C2 तो आपको पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्यों दे रखी है, कि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हटाने के लिए। तो हमें ये कहा कि वैन t बराबर पाई बाई रूट म्यू देन x बराबर a था। कितना था, x बराबर a, और dx अपॉन dt जीरो था। ठीक है, जब t बराबर पाई बाई 4 था तब क्या था, x बराबर a था। तो हमारी जो सॉल्यूशन आई है ना, उस सॉल्यूशन में मैं t की वैल्यू रख दूंगा पाई बाई रूट म्यू। रूट म्यू से रूट म्यू कट जाएगा, रूट म्यू से रूट म्यू कट जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ साइन पाई जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -1। तो -C1, और यहाँ पे x कितना था, हमें ये x कहा है कि x उस समय a था। तो y की जगह मैंने पहले ही कहा कि x पुट कर लो, क्योंकि हमने मिस्टेक कर ली थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a/C1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं C1 की वैल्यू वहाँ रख सकता हूँ इक्वेशन में, -a। अब दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि जब t बराबर पाई बाई म्यू था तब dx अपॉन dt जीरो था। तो मैं इस सॉल्यूशन का dx अपॉन dt निकालूंगा, रूट म्यू C2। ठीक है, तो इसका dx अपॉन dt मैंने निकाला, तो मेरे पास dx अपॉन dt ये आया, ये वाला। और फिर इसमें मैंने t की क्या वैल्यू रखी, पाई बाई रूट म्यू। जब मैंने पाई बाई रूट म्यू रखी तो इस समय ये साइन जीरो हो जाएगा और C2 आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जीरो। ये सॉल्व करके देख लेना। तो अब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन थी, जो पहले हमारी थी, उसमें क्या करूँगा, मैं C1 और C2 की वैल्यू पुट करूँगा। तो C2 तो हमारा जीरो हो गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, x बराबर C1 cos रूट म्यू t। ओके, तो ये आपको ये हमारा ये आ गया। अब मैंने कहा ना कि ये दोनों क्वेश्चन जो इससे और इससे पहले एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन ये समझो। तो ये वाला आपको ये समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो है ना, ये अब एक आपको बता देता हूँ, बुक में है हमारी अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से हमारी बुक में दे रखा है। ठीक है, इस वाले सर्किट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेटरल सर्किट। क्या बोलते हैं, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेटरल सर्किट। ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो आपको अभी बुक से समझाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेटरल सर्किट होता है उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम इक्वेशन ही थी इसकी, ऐसे कैसे। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से ही आती है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है, या जब AC वगैरह चैप्टर होता है तो उसमें ये पढ़ता है। तो ये इस सर्किट की है। तो ये इस एग्जाम्पल से या इस पॉइंट से ये बताना चाहता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना यूज है कि हम इसकी सहायता से वो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आपने देखा, इसकी सहायता से हमने ये निकालना सीख लिया। ठीक है, अगर इस तरह से इक्वेशन बना के हम सॉल्यूशन निकालना सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है डैम्प्ड फ्री ऑस्किलेशन पे। तो वो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर समझते हैं। तो ये ध्यान रखना, डैम्प्ड फ्री ऑस्किलेशन सर्किट के। तो इसकी इक्वेशन देख लो एक बार। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी डैम्प्ड फ्री वाले की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें ये कुछ कंडीशन दे रखी है। हमें कहा है कि r² C बराबर 4l है। ठीक है, और हमें कहा है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला काम ऑपरेटर में चेंज कर दिया। ऑपरेटर में चेंज करने के बाद i को कॉमन ले लिया। i को कॉमन लेने के बाद d को m में ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा लेंगे। हमें पता ही है कैसे रूट निकालते हैं, इसको निकाला। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि r² C बराबर 4l है। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास m1 और m2 जो रूट आएंगे वो -r/2l इक्वल टू m2 बराबर ही आएगा। रियल और रिपीटिव, देखो रियल और रिपीटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब m1 और m2 किसी को डाउट आ सकता है दो क्यों आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई। तो ये आ गया। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है रियल और रिपीटिव के लिए, वो ये पुट कर लूँगा। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो उसमें मैंने m1 की वैल्यू पुट कर ली, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बस
कितना, और y की जगह i हो जाएगा हमारा, और x की जगह इस बार t हो जाएगा, क्योंकि di/dt में इक्वेशन दे रखी है। ओके, तो ये आ गया, तो ये वाला इसका आंसर आता है, i आता है। तो किसका, ये किसके जैसा है, डैम्प फ्री ऑस्किलेशन सर्किट जैसा है, उसके जैसा है, ठीक है। तो ये लिख लेना, तो ये उसकी इक्वेशन जैसा सवाल है। तो ये है, आप इस पे क्या कर सकते हो, आप इस पे आप एक्सरसाइज 1, ठीक है, जो एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3A, वो पाया, वो करनी है पूरी आपको सॉल्व। उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें ये वाली एक्सरसाइज 3A है, चैप्टर 3 हमारा, तो उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें 13 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 13। तो उन 13 क्वेश्चन को आप मिला सकते हो आराम से अच्छे से, ये वाली एक्सरसाइज। जिसके पास नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लियो, ये ठीक है। इसके सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा नीचे PDF में। चलो बाय, समझ आया तो बताना, ओके, और डाउट वगैरह